नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे भारत की विदेश नीति की विशेषताओं का, और आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं भुक्तभोगी रहा है, इसलिए उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना अत्यंत स्वाभाविक था। प्रजातीय विभेद के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित होता है और युद्ध के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए भारत सदैव ही इनका विरोध करता रहा। यही कारण है विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिए हुए, भारत ने उनका खुलकर समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन करने वाली नीति। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला एक विशिष्ट संस्था मानता है। भारत के लिए संघ राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख और शक्तिशाली और प्रभावशाली और न्यायोचित मार्ग है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत ने आज तक कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का यथोचित सम्मान किया। कोरिया और हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता भी की। इसके अलावा निरंतर भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर शांति सेनाएं भी भेजी गईं। विकास साझेदारी को भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही के वर्षों में भारत की विकास सहायता का एक मुख्य माध्यम अल्पतम विकसित और विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण श्रृंखला प्रदान करना रहा। ऋण श्रृंखला अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में भारत की विकास सहयोग रणनीति का एक महत्वपूर्ण संगठक बना रहा। द्विपक्षीय सहयोग संवर्धित करने के उद्देश्य से ऋण श्रृंखला के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले देश विकास प्राथमिकताओं के अनुसार भारत से वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर सकते हैं तथा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित और क्षमता निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुंदर समन्वय है। भारत की विदेश नीति में जहां विश्व शांति के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति के आदर्शवाद को स्पष्ट करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत की विदेश नीति केवल कोरी आदर्शवादिता है। सत्य तो यह है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत ने आदर्शवाद का रास्ता छोड़कर यथार्थवाद का मार्ग भी ग्रहण किया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति यथार्थवादी रही। इसी तरह वाजपेयी युग में भारत की विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का सुंदर मिश्रण रही है। 1962 में अमेरिका से सैनिक सहायता लेना भारत की गुटनिरपेक्षता तथा विश्व शांति के आदर्श के प्रतिकूल थी। इसी तरह से बाद में रूस से सैनिक समझौता करना भारत के आदर्शवाद के विरुद्ध रहा है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार भारत की विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को बराबर महत्व देती है। गुजराल सिद्धांत। भारतीय प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए उन्हें गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के तहत 1997 में भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। इसी तरह से भारत ने चीन के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध कायम करने का प्रयास किए। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए गुजराल सरकार ने अपने पड़ोसी देशों की जनता को वीजा संबंधी रियायतें प्रदान की।
इस सिद्धांत के तहत भारत ने अमेरिका के साथ भी संबंधों को मधुर बनाने के प्रयास किए। भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध कायम करने की दिशा में कई एक तरफा घोषणाएं भी की। इसी सिद्धांत को आगे भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा भी अपनाया गया। इन नीतियों के अतिरिक्त और एवं विशेषताओं के अलावा भी भारत की कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसी हमारे सामने आती है। लुक ईस्ट पॉलिसी। भारत ने 1991 में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया और पूर्व में बसे प्रशांत क्षेत्र के देशों म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि के साथ संबंधों को सुधारने पर बल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इस नीति की शुरुआत की गई। लुक ईस्ट पॉलिसी दरअसल थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी का पूरक है। इसमें व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। भारत 1996 में आसियान रीजनल फोरम में भी सम्मिलित हुआ। इससे पूर्व हम 1992 में आसियान के पूर्ण क्षेत्रीय वार्ताकार बन चुके थे। इसके 20 वर्ष पूर्ण होने पर 2012 में आसियान का शिखर वार्ता सहयोग सम्मेलन हुआ और 2005 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई, जो व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर आधारित संगठन है। बिम्स्टेक जो 1997 में स्थापित हुआ, वह भी लुक ईस्ट पॉलिसी का ही हिस्सा है। 6 देशों द्वारा मेकांग गंगा सहयोग परियोजना द्वारा, जो कि 2000 में प्रारंभ हुई थी, उनके माध्यम से आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का एक सफल क्षेत्रीय प्रयास किया गया। अब लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी परिवर्तित हो चुकी है। लुक वेस्ट पॉलिसी। खाड़ी देशों और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर आधारित ये नीति 1990 के दशक में उभर कर आई। इस नीति का मुख्य आधार आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। लुक वेस्ट पॉलिसी की औपचारिक शुरुआत 2005 में हुई। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। पूर्व सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध रहे। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी नवीन राष्ट्र राज्यों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु भारत ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी CCAP को शुरू किया। समावेशी संबंधों पर आधारित इस नीति में पीपल टू पीपल संबंधों के साथ 4C पर ध्यान केंद्रित किया गया। 4C यानी कनेक्टिविटी, कल्चर, काउंसलर एंड कॉमर्स। कृष्णा डॉक्ट्रिन। अप्रवासी भारतीयों पर विशेष ध्यान देने की कूटनीति तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा द्वारा 2006 में प्रतिपादित की गई। अप्रवासी भारतीयों ओवरसीज सिटीजन्स के हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं का कूटनीतिक तरीके से शीघ्र निपटारा करना कृष्णा डॉक्ट्रिन का मूल उद्देश्य है। भारतीय अप्रवासी विदेशों में अच्छी स्थिति में हैं और उनसे भारत को हार्ड करेंसी मिलती रहती है। ये भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका के साथ भारत के परमाणु नागरिक समझौते में अप्रवासी भारतीयों ने जबरदस्त लॉबिंग की थी और सीनेट से इसे पारित करवाने में अहम भूमिका निभाई। कृष्णा डॉक्ट्रिन के तहत ही लीबिया, ट्यूनीशिया संकट के समय भारतीयों को तत्परता से सहायता मुहैया कराई गई थी और खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की रक्षार्थ सामाजिक सुरक्षा समझौते किए गए। महात्मा गांधी प्रवास योजना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। दूसरे देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के परंपरागत तरीकों, सैन्य बल, धन बल इत्यादि से हटकर
अन्य तत्वों का सहारा लेने की कूटनीति सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहलाती है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में सांस्कृतिक संबंधों, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक सहायता, क्षमता निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोसेफ नियर ने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया, लेकिन सदियों पूर्व भारत में सम्राट अशोक महान द्वारा इस नीति को अपनाया गया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया और अपने पुत्र पुत्री को भारत की सीमा से धर्म प्रचार और अहिंसा की स्थापना हेतु पड़ोसी देशों में भेजा। वर्तमान में भारत की विदेश नीति को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की दिशा में भारत बहुत सारे प्रयास कर रहा है, जैसे कि भूटान में निर्माणाधीन ताला और पुनर्सांगचू जल विद्युत परियोजना में सहायता देना, अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण और विकास कार्यक्रम में सहयोग देना, नाइजीरिया की रेल रोड परियोजना, एग्जिम बैंक के जरिए पड़ोसी और विस्तारित पड़ोसियों को सॉफ्ट लोन मुहैया कराना, मध्य एशिया एवं अफ्रीका में मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, टेलीमेडिसिन के जरिए पिछड़े देशों में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना आदि। नाभिकीय सिद्धांत। भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1974 और द्वितीय नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1998 में किया। इसके बाद भारत अपने परमाणु सिद्धांत के साथ सामने आया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत तब तक किसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक कि भारत पर हमला ना किया जाए, और साथ ही भारत किसी गैर नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र पर नाभिकीय हमला नहीं करेगा। भारत के परमाणु सिद्धांत पहले उपयोग नहीं यानी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी में बदलाव करने की मांग निरंतर उठती रही है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।